हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 20वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अभी वो अपने ख्यालों में ही था कि वार्ड का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आते हुए बोले, बड़े ठाकुर अब बिल्कुल ठीक है। वो तो अच्छा है, गोली छू कर निकल गई थी, इसलिए जहर का असर ज़्यादा नहीं हुआ, वरना आज उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। ये सुनते ही कृति की आँख बड़ी हो गई और उसने धीरे से कहा, जहर? जी हाँ, जहर। गोली में जहर लगा था और अगर ये जहर बॉडी के अंदर चली जाती तो बहुत कुछ हो सकता था। आज बड़े ठाकुर तो कोमा तक में जा सकते थे। डॉक्टर की ये बात सुन कृति का दिल धक से रह गया। अगर अक्षराज को वो गोली लग जाती तो क्या होता? इस सवाल का जवाब ही सोच नहीं सकती थी वो। उनको होश आया क्या? कृति ने डॉक्टर से जल्दी से पूछा। नहीं, अभी बड़े ठाकुर को होश आने में थोड़ा वक्त लगेगा, उनका खून बहुत बह चुका है, डॉक्टर ने कृति को देखते हुए कहा। तो आप लोग खड़े क्यों हैं? कृति ने अपनी आवाज़ ऊँची करते हुए कहा। वो अक्षराज को कुछ होने नहीं दे सकती थी। उनको खून की ज़रूरत है, लेकिन उनका खून हमारे ब्लड बैंक में अवेलेबल नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई डोनर मिल जाए, डॉक्टर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। वो डॉक्टर खुद अक्षराज ठाकुर को इस सिचुएशन में देखकर डर चुका था। ऊपर से कृति का गुस्सा उसे अक्षराज ठाकुर के गुस्से का एहसास दिला रहा था। डॉक्टर की बात सुनते ही कृति ने अपने गालों पर आ चुके आंसू को पोंछते हुए कहा, उनका ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी नेगेटिव, डॉक्टर ने जल्दी से जवाब दिया। कृति ने यह सुनते ही एक नज़र अभिनय की तरफ देखा, जो अभी भी उसी जगह पर खड़ा था। उसने डॉक्टर से कुछ पूछा भी नहीं था, और वो पूछता भी क्यों? वो अक्षराज को अपना भाई थोड़े ही न मानता था। उसे तो यही समझ आ रहा था, जब वो अक्षराज को भाई नहीं मानता तो उस जंगल में कर क्या रहा था, और वो अक्षराज को यहाँ लेकर ही क्यों आया, उसकी मदद क्यों की, और अभी तक यहाँ खड़ा क्यों है। ये सारे ख्याल कृति के मन में एक एक कर घूमने लगे। लेकिन ये सच तो वो झुठला नहीं सकती थी। अक्षराज और अभिनय का खून सेम है, ए बी नेगेटिव। पर वो जानती थी कि अभिनय अक्षराज को कभी खून देने के लिए तैयार नहीं होगा। अब उसे ही कुछ करना होगा। उसे सबसे पहले किसी को यहाँ बुलाना होगा, और ये काम सबसे बेहतर रघु ही कर सकता था। वो किसी और पर रघु के सिवाय विश्वास नहीं कर सकती थी। ये सोचते हुए कृति अभी जैसे ही कुछ बोलने वाली थी कि उसे अभिनय की आवाज़ आई, हमारा खून भी ए बी नेगेटिव है, हम देंगे खून। अभिनय का ये फैसला सुनते ही कृति एक झटके से उसकी ओर मुड़ी और उसे देखने लगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि अभिनय कभी ये करने के लिए रेडी होगा, पर ये वो कर क्यों रहा है? पर यह वक्त इस सवाल को पूछने का नहीं था। उसके अक्ष को खून की ज़रूरत थी। डॉक्टर ने यह सुनता ही एक नर्स को बुलाया और कहा, इन्हें अपने साथ ले जाओ। अभिनय ने वहाँ से जाने से पहले एक नज़र कृति के ऊपर डाला और बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। उसके जाते ही कृति डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोली, क्या हम उनसे मिल सकते हैं? डॉक्टर ने अपना सिर हाँ में हिलाया और ये देखते ही कृति जल्दी से वार्ड के अंदर चली गई। अंदर आते ही उसकी नज़र हॉस्पिटल बेड पर पड़े अक्षराज के ऊपर गई। वो जल्दी से अक्षराज के पास गई और उसे देखने लगी। अक्षराज का चेहरा पीला हो गया था। जहर का असर उसकी बॉडी पर दिख रहा था। कुछ ही देर में ये हाल हो गया था उसके अक्ष का। अगर उसे थोड़ी देर और हो जाती तो पता नहीं क्या होता, और अभिनय ने नहीं होता तो वो क्या ही करती। अगर आखिर अभिनय की वजह से ही अक्षराज यहाँ था, और अभिनय अपना खून भी अभी अक्षराज को डोनेट कर रहा था। वो अभिनय का ये एहसान कभी नहीं भूल सकती थी। कृति ने अपनी आंसू जल्दी से पोंछे और अक्षराज के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए उसे किस किया और कहा, अक्ष आप थोड़ा जल्दी ठीक हो जाएंगे, हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। ये कहते हुए उसने फिर से अक्षराज के हाथों को चूमा और उसके चेहरे को सहलाते हुए कहा, हम आपके बिना एक पल सांस भी नहीं ले सकते। हमारा दिल दुखता है आपको इस हालत में देखकर। ये सब हमारी वजह से हुआ है। हमको बचाने में आपको गोली लग गई। ये कहते हुए कृति की आंखों से आंसू निकल गए। वो तब से इस सब का जिम्मेदार खुद को ही मान रही थी। आखिर उसकी वजह से उसका अक्ष इस हालत में है। अगर अक्षराज अभी अपने होश में होता तो वो कृति के हर एक आंसुओं को पोंछकर उसे अपनी बाहों में भर लेता और फिर उसे बताता कि उसकी वजह से तो वो आज जिंदा है। वो उसके जीने की एक इकलौती वजह है। धृति चुपचाप वहीं
अक्षराज के पास बैठी रही। उसका दिल अक्षराज को छोड़ने का बिल्कुल नहीं कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ नर्स ने अभिनय के हाथों से ड्रिप कनेक्ट करते हुए कहा, बॉल को प्रेस करते रहिए और आराम से लेटे रहिए वरना चक्कर आएगा। इतना कहकर नर्स उस रूम से चली गई। अब उस रूम में अभिनय के सिवाय कोई नहीं था, सिवाय मशीनों की बीप बीप आवाज़ की। अभिनय का पूरा फोकस अपने हाथों में लगी ड्रिप पर था। ये पूरी तरह से झूठ होगा अगर वो ये कहे कि अक्षराज को उस हालत में देख उसे अपने दिल में कुछ फील नहीं हुआ था। वो समझ रहा था कि अच्छे से अपनी फीलिंग को, पर ये फीलिंग क्यों हो रही थी उसे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। वो सालों अक्षराज से दूर रहा था। उसके मन में अक्षराज और ठाकुर परिवार के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी थी। फिर ये फीलिंग क्यों महसूस हो रही थी उसे? उसकी आंखों के सामने कृति का चेहरा बार बार आ रहा था। कृति की आंखों में अक्षराज के लिए सिर्फ फिक्र थी। उसका रोम रोम अक्षराज की खुशबू से भरा हुआ था। वो साफ महसूस कर सकता था अक्षराज और दीदी के बीच के बेपनाह मोहब्बत को। उसका दिल हर पल अंदर से दुख रहा था। कृति और अक्षराज को इतने करीब देखकर वो ये जान चुका था कि अब धृति उसकी नहीं हो सकती, और अगर उसने धृति को अपने पास करने की कोशिश की तो उसे सिर्फ और सिर्फ कृति की नफ़रत ही मिलेगी, जो कि वो कभी अपने बुरे सपने में भी नहीं सह सकता था। अब वक्त आ गया था उसका कृति से दूर जाने का। हाँ, उसका दिल का एक कोना हमेशा कृति के लिए ही धड़केगा, पर वो अभी भी इस वक्त फीलिंग को अपनी आंखों के सामने नहीं आने देगा। अभी ने यही सोचते सोचते अपनी आंखें बंद कर ली और हेलो माँ, कृति ने फ़ोन पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा। उसे बताना था घर पर अक्षराज के बारे में। वो लोग अभी तक घर नहीं पहुंच पाए थे और घर वालों को उनकी फ़िक्र भी हो रही थी। दीदी बेटा, हम लोग तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहे हैं, कब तक आओगे तुम दोनों? सीमा जी ने अपने सवालों की लड़ी लगा दी। कीर्ति की आवाज़ सुनते ही वो लोग सब ठाकुर हवेली पर परेशान थे, क्योंकि न ही अक्षराज आया था, न ही उसका कोई कॉल और न ही उन दोनों का कुछ पता चल रहा था। सीमा जी की फिक्र सुन कीर्ति की आवाज़ सहम गई। उसने अपने आंसुओं को कंट्रोल किया और धीरे से कहा, माँ माँ माँ। वो कीर्ति की सहमी हुई और लड़खड़ाती आवाज़ सुन सीमा जी को पता नहीं क्यों एक डर सा लगने लगा। उन्होंने कृति से कहा, हाँ कृति बेटा, बोलो क्या हुआ, तुम दोनों ठीक तो हो ना? ये सुनते ही कृति अब खुद को रोक नहीं पाई और उसके आंसू निकल गए। माँ, वो ना अक्ष को चोट आई है। बिप बिप बिप, बस इतना ब्लड काफ़ी है। अब आप ऐसे ही लेटे रहिए, हम कुछ देर में आपके लिए जूस भेजते हैं, वरना आपको कमजोरी फील होगी। ये कहते हुए नर्स अभिनय के हाथों से ड्रिप निकालने लगी। तभी अभिनय कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम जा रहे हैं। ये कहते हुए अभिनय एक झटके से बेड से उठ गया, पर अगले ही पल उसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा सा महसूस हुआ। उसके कदम अपने आप डगमगा गए। तभी नर्स उसे पकड़ते हुए बोली, आपने अभी अभी ब्लड डोनेट किया है, आप ऐसे नहीं जा सकते। अभिनय को नर्स की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। उसे बस कैसे भी करके अब यहाँ से जाना था। वो अब और एक पल कृति के सामने नहीं रुक सकता था। उसे पता था अब कि अक्षराज ठीक है और उसे ब्लड भी डोनेट कर दिया है उसने। अब यहाँ रहने का उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अभिनय ने नर्स के हाथों को झटक दिया, कहा, दूर रहो हमसे और चुपचाप हमारे रास्ते से हट जा और हमें जाने दो। ये कहते हुए वो एक बार और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो जैसे ही अभी कमरे से निकला कि कृति की चिल्लाने की आवाज़ आई, रघु, रघु भैया, आप हमारी बात तो सुनिए। अभिनय कुछ समझ पाता कि क्या हो रहा है। उसे अपने चेहरे पर एक जोरदार पंच फील हुआ और वो अगले ही पल ज़मीन पर एक झटके से गिर गया। उसकी आंखों के सामने पहले से ही अंधेरा था, अब और अंधेरा छा चुका था और अगले ही पल अभिनय की आंख बंद हो गई। आखिरी शब्द सुने थे उसने कृति की फिक्र भरी आवाज़। अभिनय कृति की नज़र अभिनय के ऊपर थी, जो बस बिस्तर पर पड़ा था। उसने कभी ये सोचा नहीं था कि रघु बिना पूरी बात सुने अभिनय को मारने चला जाएगा। वो इन सब का जिम्मेदार फिर से खुद को मान रही थी। अभिनय ने कितनी मदद की थी उसकी और अक्षराज की, और अब वो खुद बेहोश पड़ा हुआ था। जैसे ही कृति ने सीमा जी को सब कुछ कॉल पर बताया, कुछ देर बाद ही सीमा जी रघु के साथ हॉस्पिटल आ चुकी थी। मालती जी को इस बारे में कुछ भी बताया नहीं गया था, क्योंकि वो और परेशान हो जाती
और बलराज ठाकुर भी इस चीज़ से बेखबर थे। अभी वो सारी बातें सीमा जी को बता ही रही थी कि रघु उसकी आधी अधूरी बात सुन अभिनय जिस वार्ड में एडमिट था उस तरफ चला गया। वो उसके पीछे आती ही थी कि उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई, क्योंकि रघु ने बिना कुछ सोचे समझे आ रहे अभिनय को एक जोरदार पंजर दिया। अभिनय धृति ने चीखते हुए कहा। धृति अपने ख्यालों से निकली और अक्षराज के वार्ड की तरफ देखा, जिसका दरवाज़ा अभी भी खुला था। डॉक्टर बाहर निकले और बोले, अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है, हमने उन्हें ब्लड की ड्रिप चढ़ा दी है और बड़े ठाकुर की हालत अब बिल्कुल ठीक है, उनको कभी भी होश आ सकता है। ये सुनते ही कृति ने एक चैन की सांस ली और उसने धीरे से कहा, क्या हम मिल सकते हैं उनसे? अभी नहीं आप मिल सकते, अभी बड़े ठाकुर को आराम की सख्त ज़रूरत है। जब उन्हें होश आएगा तो आप मिल सकते हैं, डॉक्टर ने कृति की तरफ देखते हुए कहा। कृति ने अपना सर हाँ में हिलाया और चुपचाप वापस से कुर्सी पर जाकर बैठ गई। अक्षराज की ये हालत उससे अब और बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सीमा जी ने कृति के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा अक्षराज अब बिल्कुल ठीक है, तुम परेशान मत हो, अक्षराज को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा तुमको यूं परेशान देखकर। धृति ने भी अपनी आंसू भरी आंखों से सीमा जी की तरफ देखा, उनकी बाहों में छिप गई। तभी वहां एक नर्स आई और बोली, मिस्टर चौधरी को होश आया है, आप चाहे तो उनसे मिल सकते हैं। ये सुनते ही कृति ने अपने आंसू पोंछे और अभिनय की वार्ड की तरफ मुड़ गई। आखिर अभिनय के किए गए इतने एहसानों के बाद वो उससे ऐसे कैसे मुंह फेर सकती थी। कृति के पीछे पीछे सीमा जी भी आई। रघु को भी अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। भले ही उसने कभी अभिनय को पसंद नहीं किया था, पर जैसे ही कृति ने उसे बताया कि कैसे अभिनय ने आकर उसकी मदद की, ये जानकर अब उसे बहुत बुरा लग रहा था, पर वो क्या ही कर सकता था। अक्षराज के बारे में सुनते ही उसकी आंखें लाल हो गई और गुस्सा उसके सर पर चढ़ गया। वो भी कृति के पीछे जाना चाहता था, पर कृति ने उसे अक्षराज के पास ही रहने का इशारा किया। अभी ने अपनी आंखें खोला और उसे अपने सर में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। उसने अपने सिर पकड़ते हुए दर्द से कहा, आह। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, आप ठीक तो है ना? अभिनय ने उस आवाज़ की तरफ देखा तो उसकी आंखें धृति के चेहरे पर थम सी गई। उसने खुद को एक नज़र देखा और थोड़ी देर पहले की बात याद करने की कोशिश की। हम डॉक्टर को बुलाते हैं। अभिनय को कुछ न बोलता देख कृति ने फिर से कहा और जाने को मुड़ी पर तभी उसके कदम अपने आप रुक गए और उसे अपने हाथों पर अभिनय की पकड़ महसूस हुई। वो पीछे मुड़ी और अभिनय को देखने लगी। ये देखते ही अभिनय ने कृति का हाथ छोड़ दिया और उठने की कोशिश करते हुए बोला, हम ठीक है, डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है हमको। ये कहते हुए उसने अपने सर को दोनों हाथों से पकड़ लिया और अपनी आँख बंद करते हुए एक गहरी सांस ली। कृति ने एक जूस का ग्लास अभिनय की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये आपके लिए ब्लड डोनेट करने की वजह से आपको वीकनेस हो गई है। अभिनय ने एक नज़र धृति के हाथों में रखे ग्लास को देखा, फिर उसके चेहरे को देखते हुए वो ग्लास का जूस लिया। ये देखते हुए कृति ने धीरे से कहा, शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए और अक्ष को ब्लड डोनेट करने के लिए। अभिनय ने थोड़ी देर कुछ नहीं कहा, फिर एक गहरी सांस लेते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। कृति ने एक नज़र अभिनय को देखा और जैसे ही कुछ कहने को हुई कि तभी नर्स कमरे में आते हुए बड़े ठाकुर को होश आ रहा है, आप उनके पास जा सकती हैं। धृति ने जैसे ही ये सुना उसकी आंखें चमक गई और ये बात अभिनय भी देख सकता था। उसे कृति का यहीं रहना अच्छा लग रहा था, पर वो जानता था कि धृति की जगह ये नहीं है, वो उसकी नहीं है और न वो उसकी अब कभी हो सकती है। कृति ने अपना सर हाँ में हिलाया और अभिनय की तरफ देखते हुए बोली, हम कुछ देर में आते हैं, उम्मीद करेंगे कि आप हमें यहीं मिलेंगे। ये कहते हुए कृति कमरे से निकल गई। वो अभिनय के बारे में अक्षराज को सारी बात बताना चाहती थी, इसलिए उसने अभिनय को यहाँ रुकने को कहा। वो जानती थी अक्षराज अभिनय से ज़रूर मिलना चाहेंगे, ऊपर से अभिनय को वीकनेस है और ऐसे में उसका हॉस्पिटल से जाना ठीक नहीं होगा। कृति जैसे ही अक्षराज के बेड के पास पहुँची, अक्षराज ने अपनी आँखें खोली। कृति ने इतनी जल्दी से अक्षराज के हाथों को अपने हाथ में लिया, वो इसका अब और इंतज़ार नहीं कर सकती थी। अक्षराज ने अपने हाथों में एक
अपना सा एहसास पाते ही अपनी आंखें पूरी तरह से खोल दी और अपना सर घुमाते हुए कृति की तरफ देखा। जैसे ही अक्षराज की नज़र कृति से मिली, कृति ने अपनी पकड़ अक्षराज के हाथों पर कस दी और धीरे मगर प्यार से कहा, लेकिन ये सुनते ही अक्षराज की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसके अगले ही पल कहा, तुम कौन हो? अक्षराज के ये 3 शब्द काफ़ी थे। कृति की सांसों को रोकने के लिए उसके कदम अपने आप लड़खड़ा गए। उसने अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए दोबारा से अक्षराज की तरफ देखते हुए कहा, अक्ष, हम आपकी कृति। ये सुनते ही अक्षराज के चेहरे के भाव बदल गए और उसने कमरे की तरफ देखते हुए कहा, हम कहाँ हैं? कृति ने जल्दी से कहा, अक्ष, आपको गोली छूकर निकल गई थी और आप उसकी वजह से बेहोश हो गए थे, इसीलिए हम आपको लेकर हॉस्पिटल आए हैं। गोली हमको? अक्षराज ने अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहा। अब धृति को अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अक्षराज को अचानक से क्या हो गया। कहीं ये जहर का असर तो नहीं? कृति ने अपने मन में सोचा और अक्षराज से बोली, अक्ष, हम अभी डॉक्टर को बुलाते हैं। आपकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। हम ठीक है और ये बार बार अक्ष अक्ष क्यों बुला रही हो हमको? अक्षराज ठाकुर का नाम लेने की इजाज़त किसी को नहीं है, समझ में आया? अक्षराज की तेज आवाज़ उस कमरे में गूंज गई। ये काफ़ी था। कृति की आंखों से आंसू बहने के लिए उसकी आंखों से आंसू तुरंत निकल गए। उसके पैर उसकी साड़ी में उलझ गए। अगले ही पल वो गिरने को हुई कि तभी 2 मजबूत हाथों ने उसकी कमर से उसे पकड़ उसे गिरने से रोक लिया। कृति ने अपनी आंसू भरी आंखों से देखा तो अक्षराज उसके कमर को पकड़े हुए था और उसे एकटक देख रहा था। ये देख उसे और रोना आ रहा था। वो सब कुछ सह सकती थी पर अक्षराज से दूर होना वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अक्षराज जो कृति के हर आंसू को फोकस के साथ देख रहा था, उसे अपने हाथ बढ़ाए और कृति के आंसू को पोंछते हुए बोला, बस कुछ पलों में ये हाल बना लिया बीवी। अक्षराज की ये लाइन सुन धृति अपनी आंखें बड़ी कर अक्षराज की तरफ देखने लगी। ये देखते हुए अक्षराज ने आगे हमसे कहा था ना, ये तुम्हारे आंसू बहुत कीमती है, इन्हें बेवजह नहीं बहाना चाहिए। और तुमने तो 2 घंटे में बस रोया ही होगा, तो इसकी ये सज़ा तो बनती है ना। अक्षराज की पूरी बात सुन धृति को अब समझ आया कि अक्षराज अभी उसे भूलने का नाटक कर रहा था। ये समझने भर से कृति का पूरा दिमाग गुस्से से भर गया। वो खुद को अक्षराज की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी और साथ ही बोली, हिम्मत कैसे हुई आपकी हमको परेशान करने की? आपको पता है हमको क्या लगा? हमको लगा आप हमें भूल ही गए। ज़रा सी भी फिक्र है आपको हमारी? हमारा दिल अंदर ही अंदर कांपने लगा था ये सोचने भर से। लेकिन नहीं, आपको तो सब मजाक लग रहा है। कृति ही जानती थी कि अक्षराज ने जैसे ही कहा कि तुम कौन और उसे ये पहचानने से इंतज़ार किया तो उसे क्या महसूस हुआ, उसके दिल पर क्या बीती थी। और वो अक्षराज को तो ऐसे बिल्कुल छोड़ने वाली नहीं थी। कृति, रिलैक्स, हमको माफ़ कर दो, पर हमने तुमको बोला ना, अपने आंसुओं को बहने मत दिया करो, हमारा दिल जलता है जब तक हम ये आंसू देखते हैं। ये कहते हुए अक्षराज धृति को अपनी बाहों में लेने की कोशिश करने लगा। कृति जो अभी अभी अपने गुस्से में थी, ये सुनते ही बोली, अक्ष, आप पिछले 3 घंटे से बेहोश थे, आपको पता भी है कि हम पर क्या बीती है? आपको जो गोली लगी थी उस पर जहर का असर था जो बहुत ज़्यादा डेंजरस था। ऊपर से आपका ब्लड लॉस हो चुका था। हम खुद को रोक नहीं पाए थे रोने से। ये कहते हुए कृति खुद अक्षराज की बाहों को जकड़ ली और आगे रोते हुए बोली, आप ही बताएं, हमारी जगह अगर आप होते तो क्या करते? आप उस हर शख्स की जान ले लेते जो तुम्हारी हालत का जिम्मेदार होता। पूरे बेगूसराय को हम आग लगा दे अगर कोई भी हमको तुमसे दूर करने की कोशिश करता। तो अक्षराज कृति की बैग को सहलाते हुए जुनूनियत के साथ बोला। उसकी ऐसी बात सुन कृति की पूरी बॉडी एक पल के लिए काम गई और वो अक्षराज की बाहों में सिहर सी गई। उसको ऐसा सिहरता महसूस कर अक्षराज ने कृति को अपने पास बेड पर खींच लिया और उसे अपने पास सुलाते हुए बोला, हमको माफ़ कर दो कृति, हमें बताया ना, तुम्हारी आंखों में हम आंसू नहीं देख सकते और अपनी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। धृति ने
अपने हाथों को अक्षराज की पीठ पर कसते हुए का वादा कीजिए, ऐसा मजाक अब आगे से आप कभी नहीं करेंगे, वरना हम कभी भी आपसे बात नहीं करेंगे। अक्षराज ने कृति के छोटे से हाथ को देखा, जिससे अदिति ने वादा लेने के लिए आगे बढ़ाया। ये देखते ही अक्षराज ने अपने हाथों को कृति के हाथों पर रख दिया और कहा, हम अक्षराज ठाकुर है, वादा करते हैं। और ये बोलते हुए उसने अपने होठ को अदिति के होठों पर रख दिया। अदिति ये एहसास पाते ही अक्षराज के होठों पर लिपट गई और धीरे से कहा, हम बहुत डर गए थे अक्ष, बहुत डर गए थे। आपको इस हालत में देख हमारा दिल पूरी तरह से सहम चुका था। अब हम ठीक है, अब तुमको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अक्ष ने प्यार से कृति के होठों को चूमते हुए और उसके बालों को सहलाते हुए कहा। ये सुनते ही कृति ने अपनी आंखें छोटी कर ली और अक्षराज की तरफ देखते हुए बोली, क्यों नहीं हो सकते हम परेशान, पूरा हक है हमारा आपके ऊपर। ये कहते हुए कृति अक्षराज के चेहरे को देखने लगी, जो कि उसकी तरफ ही देखे जा रहा था और इस साथ ही साथ वो धीमे धीमे मुस्कुरा भी रहा था। ये देखते ही कृति ने अक्षराज को सीने पर मारने लगी। आज बीबी, हम अभी अभी होश में आए हैं और कुछ एनर्जी देने की बजाय तुम हमको ऐसे मार रही हो, ये तो गलत बात है ना। अक्षराज के दर्द वाले चेहरे को देख कृति डर गई और अगले ही पर जल्दी से बोली, वो सॉरी सॉरी अक्ष, आपको ज़्यादा तो लग गई है क्या? हम तो बस ऐसे ही मार रहे थे आपको, हमको याद नहीं रहा। आपको कहाँ लगा बताइए हमको, हम अभी कुछ करते हैं। कृति को डरता देख अक्षराज के होठों पर हंसी आ गई और उसने खुद को कंट्रोल किया और कहा, बहुत ज़ोर से मारा है आदित्य। अक्षराज को तड़पता देख कृति को अब और डर लगने लगा। उसने डरते हुए कहा, अक्ष बताइए ना कहाँ लगा है, और ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? हम अभी डॉक्टर को बुला रहे हैं। नहीं रुको, हम बता रहे हैं दीदी। और वैसे भी क्या करोगी बाहर जाकर डॉक्टर से कि हम अभी अभी होश में आए हैं और अपनी पति को पीट दिया, इसलिए अब वो दर्द से तड़प रहे हैं। अक्षरा ने कृति की तरफ देखते हुए कहा। ये सुनते ही कृति की आंखें बड़ी हो गई और उसने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? हमने जानबूझकर थोड़े ही ना मारा था आपको, वो तो पता नहीं कैसे आपको थोड़ा ज़्यादा लग गया। ये कहते ही कृति ने अपनी नज़रें नीची कर ली। उसे अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था, उसकी वजह से उसका अक्ष फिर से दर्द में चला गया। अक्षराज ने कृति का चेहरा उठाते हुए कहा, बीबी अगर दर्द तुमने दिया है तो इस पर मरहम भी तुम ही लगाओगी, कोई डॉक्टर नहीं। अक्षराज की ये बात सुन कृति नर्वसली अपना चेहरा हाँ में हिला दी। ये देखते ही अक्षराज ने फिर से अपनी हंसी रोकने की कोशिश की। उसे अभी कृति पर बहुत प्यार आ रहा था, वो अभी हद से ज़्यादा क्यूट लग रही थी और ये पर्पल साड़ी भी उस पर कुछ ज़्यादा ही जच रही थी। अक्षराज ने आगे कहा, यहाँ देखो। कृति ने यह सुनते ही अपना सिर ऊपर किया और अक्षराज की तरफ देखने लगी। अक्षराज ने अपना एक हाथ अपने दिल के पास रखा, जहाँ थोड़ी देर पहले कृति ने उसे मारा था, वहाँ रखते हुए कहा, यहाँ दर्द हो रहा है। ये सुनते ही कृति ने उस जगह देखने लगी। जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, अक्षराज ने उसका हाथ रोकते हुए कहा, और ये भी। ये कहते हुए उसने अक्षराज ने अपने हाथ को अपने दिल के ऊपर ले जाते हुए उसके होठों के ऊपर ले गया और बोला, यहाँ तो सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा है। कृति ने एक नज़र अक्षराज के होठों को देखा और अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि अक्षराज क्या बोल रहा है। कृति ने अपनी आंखें बड़ी की और अगले ही पल उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो उसने जल्दी से अपनी स्माइल को छुपा ली और बोली, यहाँ। कृति ने अपनी उंगलियों से अक्षराज के लिप्स को छूते हुए कहा। कृति की फिंगर को अपने होठों पर महसूस कर अक्षराज की पूरी बॉडी रिलैक्स सी हो गई थी। उसे लगा कि कृति अभी गुस्सा करेगी फिर से उस पर, यहाँ तो उल्टा ही हो गया। तभी कृति अपना चेहरा अक्षराज के करीब लाने लगी। ये महसूस करते ही अक्षराज एकटक कृति के होठों को देखने लगा, जब उसके बहुत करीब आ चुका था। कृति ने अपने हाथ अक्षराज की आंखों पर रखा और धीरे से कहा, अक्ष। अक्षराज ने कृति के हाथों को अपनी आंखों पर महसूस करते हुए कहा,
क्या हम आपको, कृति ने आगे कहा, तुम हमको क्या? अक्षराज ने इम्प्रेशन होते हुए कहा और उसे वेट नहीं हो रहा था। आपको आपको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। कृति ने एक गहरी सांस लेकर किया और ये सुनते ही अक्षराज की भौहें आपस में सिकुड़ गई और अगले ही पल वो अपनी आंखें खोलते हुए सामने देखने लगा जहाँ धृति अभी नहीं थी। तभी उसे कृति की आवाज़ आई। उसने अपना चेहरा दरवाजे की तरफ किया। कृति दरवाजे के पास खड़ी हंस रही थी। अक्षराज का चेहरा देख वो हंसते हुए बोली, क्यों, आपको क्या लगा? परेशान सिर्फ आप हमें कर सकते हैं। हम भी अक्षराज ठाकुर की बीवी है। कम आंकने की गलती मत कीजिएगा हमको। अक्षराज ये सुनते ही बोला, अभी बताते हैं अक्षराज ठाकुर की बीवी को और क्या करना पड़ता है। ये बोलते हुए अक्षराज जैसे ही उठने को हुआ तभी कृति ने कमरे का गेट अचानक से खोल दिया और डॉक्टर आ गए। अक्षराज ने एक गुस्से भरी नज़र से उस डॉक्टर को देखा क्योंकि उसकी वजह से कृति की आंखों में आंसू आए। वो जानता था कि उस गोली में जहर है और वो इस तरह से हमले का आदी हो चुका था। नाजिया बेगम ने न जाने कितनी बार उसे ऐसे मारने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसका निशाना वो नहीं बल्कि धीती थी। अक्षराज एक पल के लिए खुद पर कितने भी वार सह सकता है, पर धीती के बदन पर एक खरोच भी देखना उसे बर्दाश्त नहीं था। वह उसकी जान से ज़्यादा कीमती थी और अगर उसे बचाने के लिए वो कुर्बान भी हो जाए तो उसमें उसे कोई शिकायत नहीं थी। डॉक्टर ने जैसे ही अक्षराज की गुस्से भरी नज़र अपने ऊपर महसूस की, उसके पसीने छूट गए। वह हकलाते हुए बोले, आप कैसे क्यों बैठे हैं बड़े ठाकुर? आराम से बिस्तर पर लेट जाइए ना। ये सुनते ही कृति ने अपनी स्माइल को छुपाया और जल्दी से अक्षराज के पास आते हुए उसके तकिए को ठीक करते हुए, हाँ अक्ष, अभी आप बहुत कमज़ोर है, आप लेट जाइए। कृति की टीजिंग टोन सुनते ही अक्षराज समझ गया कि वो उसे टीज कर रही है। उसने धीरे से धीति की तरफ देखते हुए कहा, कमज़ोर बीवी, सिर्फ तुमको ही पता है कि हम कितने कमज़ोर हैं। अक्षराज की ये बात सुनते ही कृति के गाल लाल हो गए और वो धीरे से बोली, अक्ष चुप हो जाइए, सब देख रहे हैं सब। ये सुनते ही अक्षराज ने अपनी नज़र उस डॉक्टर के पीछे घुमाकर देखा तो सीमा जी के साथ रघु भी खड़ा था। सीमा जी को यहाँ देखते ही अक्षराज की नसें चटक गई और वो चुपचाप बिस्तर पर आराम से बैठ गया। उसको बैठा देख रघु जल्दी से अक्षराज के पास आया और बोला, भैया जी आप एक बार हमको बुलाते, हम तुरंत आ जाते। आपको कितना चोट लग गया है, इतना कि खून चढ़ाना पड़ा, और वो भी उस अभिनय चौधरी का। विनय चौधरी ने अपना खून दिया है आपको। रघु ने अनजाने में ही ये सब बोल दिया। वह रघु की ये बात सुनते ही अक्षराज एकटक उसे देखने लगा। उसके चेहरे पर एक शौक था जो कि साफ दिख रहा था। अभिनय ने उसे ब्लड डोनेट किया है। अक्षराज ने एक नज़र कृति को देखा, मानो पूछ रहा हो, क्या ये सच बात है? कृति ने अपनी पलकें झपकाई और ये देखते ही अक्षराज की मुट्ठियाँ कस गई। वो चुपचाप बस सामने देखने लगा। ये देखते ही कृति ने डॉक्टर की तरफ अक्षराज को चेक करने का इशारा किया। डॉक्टर अक्षराज के पास आया और उसको डरते हुए चेक करने लगा। थोड़ी देर ऐसे ही चेक करने के बाद डॉक्टर ने कहा, चोट कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, बस बैंडेज बदलते रहना चाहिए और हम कुछ दवाइयाँ दे देते हैं, उससे टाइम से ले लीजिएगा। धीति ने ये सुनते ही अपना सिर हाँ में हिलाया और ये देखते ही डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन दी और डरते हुए जल्दी से वहाँ चला गया। रघु ने कृति के हाथों से मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन लेते हुए कहा, लाइए हम ले आते हैं भाभी जी मेडिकल स्टोर से। कृति ने वो स्लिप दिया और रघु वो लेते हुए कमरे से निकल गया। सीमा जी चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। उन्होंने एक नज़र अक्षराज को प्यार से देखा, कहा, हाँ हम ना बाहर है, और ये कहते हुए वो भी कमरे से निकल गए। उसके जाते ही कृति अक्षराज के सामने बैठ गई। उसके हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, अक्ष आप अचानक से जंगल में बेहोश हो गए थे, तब अभिनय ने ही हमारी मदद की आपको हॉस्पिटल तक लाने में। ये सुनते ही अक्षराज ने अपनी नज़र ऊपर उठाई और कृति को देखा जो पहले से उसे ही देख रही थी। उसे याद आया कि कैसे अचानक से जहर की वजह से उसकी आंखें बंद होने लगी थी और फिर कुछ उसे याद नहीं कि आगे क्या हुआ।
कृति ने आगे कहा, जब हम यहाँ आए तो डॉक्टर ने कहा कि गोली छूकर निकली है, लेकिन गोली में जहर होने की वजह से और आपका ब्लीडिंग रुक नहीं रहा था और आपको ब्लड की सख्त ज़रूरत है। पर डॉक्टर ने आगे कहा कि उनके पास AB नेगेटिव ब्लड नहीं है और अभी ब्लड डोनर भी अवेलेबल नहीं है। हम अभी सोच रहे थे कि क्या करें। तभी अभिनय ने आगे आते हुए कहा कि वो आपको खून देना चाहता है। ये सुनते ही अक्षराज का दिल जोरों से धड़कने लगा। अभिनय ने कभी भी अक्षराज के लिए ऐसा कुछ नहीं किया था। ये पहली बार था जब अभिनय ने उसके लिए कुछ किया। हमको नहीं पता था कि अभिनय ने क्यों किया ऐसा, पर उस वक्त हमको आपको देखना था, इसलिए हम मना नहीं कर पाए। कृति ने जल्दी से आगे कहा, इस डर से कि कहीं अक्षराज को ये बात बुरी न लगे। पर तभी अक्षराज ने कृति के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, हम जानते हैं कृति, तुमको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये सुनते ही कृति रिलैक्स सी हो गई। अक्षराज ने आगे कहा, अभी कहाँ है वो? कृति समझ गई कि अक्षराज अभिनय के बारे में पूछ रहा है। उसने कहा, वो ब्लड डोनेशन वाले रूम में है। अक्षराज ने एक गहरी सांस ली और कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलने वाला ही था कि उस कमरे का दरवाज़ा एक झटके से खुलता है और दोनों की नज़र उस तरफ जाती है जहां अक्षराज की आंखें एकदम खोल्ड थी। वहीं धृति भी चुपचाप सामने खड़े अभिनय को ही देख रही थी। अक्षराज के हाथ अभी भी कृति के चेहरे पर थे। ये देखते ही अभिनय ने अपनी नज़रें घुमा ली और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हम पूरा दिन यहाँ नहीं रुक सकते हैं, जा रहे हैं, यही बोलने आए थे। कृति ने उसे रुकने को कहा था, वो रुक सकता था, लेकिन अभी उसे नागिया बेगम का कॉल आया और उसे जल्द से जल्द चौधरी महल पहुंचना था, इसलिए वो आखिरी बार कृति को ये बताने आया था, क्योंकि अब आगे से वो धृति के रास्ते में कभी नहीं आएगा। उसने खुद को ये बात समझा ली थी और शायद यही सबके लिए ठीक होगा। अभी ये बोलते हुए जल्दी से जाने को मुड़ा, तभी उसे अक्षराज की आवाज़ आई, क्या हम जान सकते हैं कि हमारी मदद अभिनय चौधरी ने क्यों की? ये सुनते ही अभिनय का चेहरा एकदम से ब्लैक हो गया। उसकी आंखों के सामने अक्षराज का बेहोश पड़ा चेहरा याद आ गया। इमोशंस जो उसने सालों पहले अपने अंदर दफन कर लिए थे, वो एक बार फिर से उसके जहन में घूमने लगा। उसने एक गहरी सांस ली और अपने ख्यालों को झटकते हुए पीछे मुड़ गया। उसकी नज़र अक्षराज के ऊपर थी। वो उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसके कानों के पास झुकते हुए बोला, अक्षराज ठाकुर के भाई है ना हम? कुछ भी काम बिना प्रॉफिट के नहीं करते। समय आने पर खुद समझ जाओगे, बाकी खुद ही समझदार है आप। ये कहते हुए अभिनय ने एक नज़र अक्षराज को फिर से देखा और मुस्कुराते हुए कमरे से निकल गया। उसके जाते ही कृति, जो अब तक चुपचाप कभी अक्षराज को देखती तो कभी अभिनय को देख रही थी, वो अक्षराज से बोली, अक्ष, क्या हुआ है आपको? क्या कहा अभिनय ने आपको? अक्षराज ने एक नज़र दरवाजे की तरफ देखा और फिर अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस कहा ये कि हम अक्षराज ठाकुर के भाई हैं, इसलिए कोई काम बिना प्रॉफिट के नहीं करते। ये कहते हुए अक्षराज ने अपना सर हेडरेस्ट लगा लिया और फिर मुस्कुराने लगा। वहीं कृति डर गई, क्या सच में अभिनय इसका बदला लेगा? लेकिन उसे तो लगा था कि अभिनय कहीं ना कहीं अक्षराज को अपना भाई मानता है, इसीलिए ऐसा कह रहा है। लेकिन यहाँ तो फिर से सब खेल सत्ता का है, वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है? ये सोचते हुए उसकी नज़र अक्षराज पर चली गई, जो पहले से अपने मन ही मन मुस्कुरा रहा था। ये देखते ही कृति की आंखें छोटी हो गई और वो बोली, अक्ष, अब मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कृति का सवाल सुनते ही अक्षराज ने उसे एक झटके से अपनी बाहों में खींच लिया और कृति का सर अपने सीने से लगाते हुए बोला, हमने क्या कहा उस पर गौर नहीं किया क्या तुमने? अक्षराज की ये बात सुनते ही कृति ने कहा, हम कुछ समझे नहीं अक्ष। उसने खुद को अक्षराज ठाकुर का भाई कहा है। ये कहते हुए अक्षराज के होठों पर मुस्कान थी। ये सुनते ही धृति ने एक झटके से अपना सर ऊपर किया और अक्षराज का चेहरा देखते हुए बोली, इसका मतलब कि? अक्षराज की बात समझते हुए कृति के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अभिनय जैसे ही अक्षराज के कमरे से बाहर निकला, उसकी नज़र अपने सामने बैठी सीमा जी पर गई। उन्हें देखते ही अभिनय ने अपने हाथों की मुट्ठी कस ली और वहाँ से जाने लगा।
वहीं सीमा जी की नज़र जैसे अभिनय पर गई, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। न जाने कितने ही दिनों बाद वो अभिनय को अपने सामने ऐसे देख रही थी। उन्होंने अभिनय को आवाज़ लगाते हुए कहा, अभिनय। सीमा जी की आवाज़ सुनते ही अभिनय ने अपने कदम रुक गए और वो अपनी जगह चुपचाप खड़ा हो गया। सीमा जी जल्दी से उसके पास आई और बोली, अभिनय बेटा, कैसे हो तुम? अभिनय ने एक नज़र अपने सामने खड़ी औरत को देखा, जिसकी वजह से वो आज अक्षरा से दूर है, जिसकी वजह से उसने अपना पूरा बचपन अकेले ही बिताया। उसने खुद के गुस्से को कंट्रोल करने के लिए एक गहरी सांस ली, फिर सीमा जी की तरफ देखते हुए रौब से कहा, बेटे नहीं हैं हम आपके, दूर रहिए हमसे। जिसको बेटा माना था उसके पास जाइए, ये झूठी हमदर्दी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये कहते ही अभिनय बिना एक और पल वहाँ रुके वहाँ से चला गया। वहीं अभिनय की ये सारी बात सुन सीमा जी की आंखों में आंसू आ गए। उनके सामने 24 साल पुराने अभिनय का चेहरा घूम गया, जो हमेशा उसकी ही गोद में रहता था। ठाकुर हवेली। कृति ने अक्षराज को पकड़ते हुए कार से निकाला और उसको लेकर हवेली के अंदर बढ़ने लगी। कृति की यह हरकत देख अक्षराज ने धीरे से कहा, कृति, हमको पहली बार ये गोली नहीं लगी है और हम अभी बिल्कुल ठीक हैं। अक्षराज की ये बात सुनते ही कृति ने उसे घूरते हुए अक्षराज की तरफ देखा और कहा, हमको पता है ये पहली बार नहीं है, लेकिन फिर भी हमको आपकी फ़िक्र है और ये हक आप हमसे छीन नहीं सकते, समझे बड़े ठाकुर? इस बीवी, ऐसे बड़े ठाकुर तो मत बोलो। अब तुम्हारे लिए हम सिर्फ और सिर्फ अक्षय हैं, हम कोई बड़े ठाकुर नहीं। अक्षराज ने कृति की तरफ देखते हुए कहा। उसकी इस बात पर कृति के होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। चौधरी महल में। अभिनय, ये हम क्या सुन रहे हैं? तुम उन दोनों को बचाने गए थे? बेगम साहिबा की आवाज़ चौधरी महल में गूंज गई। उनको जैसे ही ये पता चला कि अभिनय ने अक्षराज और कृति को बचाने के लिए गया है, उसका खून खौल उठा। वो ऐसा कर भी कैसे सकता था? उन्हें इन सब का जवाब चाहिए था। अभिनय ने जैसे ही उसकी नज़र सामने से आ रहे अभिनय के ऊपर गई, वो अपने आप को और रोक नहीं पाई और गुस्से से बोल उठी। वही बेगम साहिबा की इतने गुस्से भरी आवाज़ सुन अभिनय बिना किसी एक्सप्रेशन के उन्हें देखने लगा, मानो उसे इस चीज़ से कोई फ़र्क भी न पड़ रहा हो। उसने अपने शर्ट की स्लीव्स को फोल्ड किया और एक गहरी सांस लेते हुए बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई कृति को इस खेल में घुसाने की? क्या हमने आपको बोला नहीं था कि वो इस खेल में कृति नहीं आनी चाहिए? अभिनय के इस सवाल को सुन बेगम साहिबा चुप हो गई। आखिर अभिनय ने साफ साफ कहा था, लेकिन धीती ही अक्षराज की वो कमजोरी थी जिसे पकड़ वो अक्षराज पर काबू पा सकती थी। नाजिया बेगम ने तुरंत एक्सप्रेशन चेंज किए और अभिनय के पास आते हुए बोली, क्या वो लड़की? हम कसम खाते हैं बेटा, हमने वो लड़की के पीछे गुंडे नहीं भेजे थे, वो सब अक्षराज के लिए गए थे। झूठ झूठ बोलना बंद कीजिए, हम कोई बच्चे नहीं हैं। अभिनय ने गुस्से से कहा और इस बार उसकी आवाज़ पहले से बहुत ज़्यादा तेज़ थी। नाजिया बेगम ने अपनी मुट्ठी कस ली और आगे कहा, अच्छा, अब समझ में आया। उन लोगों को अक्षरा ने झूठे केस में फंसाकर बंद करवा दिया था, इसीलिए वो लोग उसे बदला लेने गए थे और शायद वो लड़की को देख उनका मन बदल गया होगा। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। नाजिया बेगम ने अपने झूठे आंसू पोंछते हुए कहा। ये सुनते ही अभिनय ने एक नज़र नाजिया बेगम की तरफ देखा और फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, दूर रहिए, आखिरी बार बोल रहे हैं हम, कृति से दूर रहिए। और इतना कहते ही अभिनय अपने कमरे में चला गया। वहीं नाजिया बेगम के झूठे आंसू देख रीमा जी अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, क्या चीज़ है ये नाजिया बेगम? क्या खेल खेलती है? मानना पड़ेगा। रीमा जी के बगल में खड़ी साक्षी की नज़र तो जाते हुए अभिनय के ऊपर थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, क्योंकि एक बार फिर से अभिनय ने कृति की फिक्र की और उसके बारे में ही बात की। उसने अपने पैर पटके और गुस्से से अंदर चली गई। बेगम साहिबा ने अपने बचे कुचे आंसू पोंछे और वापस से अपने झूले पर जाकर बैठ गए। साइड में रखे बॉक्स से उठाकर पान मुंह में रखते हुए गुस्से से अभिनय को घूरते हुए देखने लगी। दोनों एक ही जैसे हैं, चिंगारी देख रहे हैं हम। जल्दी से कुछ करना होगा, वरना सत्ता भी जाएगी और ये दौलत भी। ठाकुर हवेली में रात का वक्त
अक्ष आप ऐसे मुंह तो मत बनाइए, ये आखिरी है। कृति ने अपने हाथों में रखी मेडिसिन अक्षराज की तरफ बढ़ाते हुए कहा। अक्षराज जो 2 दिन से बिल्कुल परेशान हो चुका था कृति की हर छोटी से छोटी केयर को देखकर। कृति ने उसे बेड से उठने तक की इजाज़त नहीं दी थी, पर दिल का एक कोना खुश भी था कि उसकी ज़िंदगी में पहली बार कोई उसकी इतनी केयर कर रहा है, उसकी हर छोटी बड़ी चीज़ों का ध्यान रख रहा है। अक्षराज अभी मेडिसिन खा ही रहा था कि कृति ने उसे देखते हुए कहा, अक्ष डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि एक भी दवाई आपको स्किप नहीं करनी होगी, वरना आपकी बॉडी पर इसके रिएक्शन देखने है और आपको वीकनेस फील होगी। वीकनेस वीकनेस फिर से वीकनेस फक द वीकनेस। वो वीकनेस तो बिल्कुल भी नहीं था और वो वीक तो बिल्कुल नहीं था। ये बात ऋतिक से बेहतर और कोई नहीं जान सकता था। वो 2 दिन में लगभग 10 बार से ज़्यादा ये वीकनेस के ऊपर लेक्चर सुन चुका था और अब वो बिल्कुल भी खुद को रोकने वाला नहीं था कृति को ये दिखाने के लिए कि वो वीक है या नहीं। अक्षराज ने ग्लास को साइड टेबल पर रखा और कृति की कलाई पकड़ते हुए उसे एक झटके में अपने ऊपर खींच लिया और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। अक्ष आपको लग जाएगी, आप अभी कम। कृति अभी ये बोल ही रही थी कि उसकी नज़र अक्षराज के डार्क आइज पर थम गई, जो उसे ही एकटक देख रहा था। कृति एक बार और अगर तुमने हमको कमज़ोर या वीकनेस के ऊपर लेक्चर दिया और हम अभी सच में बता देंगे कि हम कितने कमज़ोर हैं और तुमको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। अक्षराज ने अपनी पकड़ कृति की कमर पर मजबूत करते हुए ये सब कहा। तो दोस्तों ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी, तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।